नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारी राजनीति विज्ञान की छठी क्लास है, छठा वीडियो है। इसमें हम प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे, उद्देशिका के बारे में। इससे पहले हमने संविधान सभा, संविधान के भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां और संविधान के कौन कौन से विधिष्ट स्रोत हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज हम प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि प्रस्तावना प्रियम्बल क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वैसे प्रत्येक विद्यार्थी को भारत की प्रस्तावना याद होनी चाहिए। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, इस प्रकार की जो प्रत्येक बुक के पीछे जो लिखी हुई होती है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इस प्रकार की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो सभी नागरिकों को, सभी भारत के नागरिकों और विद्यार्थियों को तो विशेषकर याद करनी ही होती है। तो आज से मैं ये उम्मीद करता हूँ आपसे कि प्रस्तावना आप बैठ करके अच्छे से याद करेंगे। मैं यहाँ प्रस्तावना नहीं लिखाऊंगा पूरी, लेकिन प्रस्तावना की जो विशेष बातें हैं, मोटी मोटी बातें, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला इसका पॉइंट रहेगा संविधान का आरंभ प्रस्तावना से होता है। संविधान का प्रारंभ यानी कि संविधान शुरू किससे होता है? प्रस्तावना से, प्रस्तावना से होता है। अब देखिएगा प्रस्तावना क्या है। जैसे हमारी बुक होती है, बुक के शुरू में जो प्राकथन होता है, उस प्राकथन में यह लिखा होता है कि इस बुक में हम निम्न चीजों का अध्ययन करने वाले हैं। वैसे ही प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्पण है, भारतीय संविधान का प्रतिबिंब है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख आधार है कि संविधान में क्या क्या चीजें हैं, संविधान में किस किस चीजों का अध्ययन किया हुआ है, या संविधान में किन किन चीजों का समावेश किया हुआ है, ये सारी की सारी प्रस्तावना में लिखी हुई है। प्रस्तावना पढ़ने से हमें इस बात की जानकारी हो जाती है कि भारत का संविधान कैसा है, भारत देश कैसा है, भारत गणतांत्रिक देश है या लोकतांत्रिक देश है, संसदीय शासन वाला देश है या संसदात्मक शासन वाला देश है या संघात्मक शासन वाला देश है। इसके बारे में सारी की सारी जानकारी हमें प्रस्तावना को पढ़ने से प्राप्त हो जाती है। तभी तो लिखा है कि संविधान का आरंभ कहां से होता है? प्रस्तावना से। अब आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए कि यह प्रस्तावना भारत के संविधान में कहां से ली गई है। तो ध्यान रखें, प्रस्तावना भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, अमेरिका से। प्रस्तावना भारतीय संविधान में अमेरिका से ली गई, यद्यपि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यह व्यवस्था, इनकी प्रस्तावना वाली व्यवस्था, यह व्यवस्था भारतीय संविधान में अमेरिका से ली गई है, यूएसए से, अमेरिका से ली गई है। परंतु ध्यान रहे, परंतु प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, और उसमें लिखाया, आपको लिखाया भी है, बताया भी गया था कि प्रस्तावना कहां से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है। तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। इस बात की आप सबको जानकारी होनी चाहिए। तो प्रस्तावना का, संविधान का आरंभ प्रस्तावना से होता है। यह व्यवस्था भारतीय संविधान में अमेरिका से ली गई है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। एक पॉइंट क्लियर। दूसरा, प्रस्तावना का मूल आधार
13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है। प्रस्तावना का मूल आधार क्या है? प्रस्तावना किस पर बेस्ट है? उद्देशिका पर ही तो बेस्ट है। इसलिए तो प्रस्तावना का मूल आधार 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव कि हम भारत का संविधान क्यों बना रहे हैं, भारत के संविधान के क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य है, वही तो बात इसमें लिखी गई है। तो प्रस्तावना का मूल आधार है वो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव, इसलिए तो इसको उद्देशिका बोलते हैं। इस दोनों पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन करें अपनी बुक में, अपनी टेक्स्ट बुक में करें, या फिर इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों का निर्धारण है। इसलिए प्रस्तावना को संविधान का नील पत्र, ब्लूप्रिंट या नील पत्र कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य लक्ष्यों का निर्धारण है, इसलिए प्रस्तावना को संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं, नील पत्र कहते हैं। दूसरा बात यह है, दूसरा पॉइंट हमें यह याद रखना है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना है वो भारत के संविधान की आत्मा है। कौन? प्रस्तावना। और उद्देश्यों का निर्धारण होने की वजह से प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? नील पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नील पत्र। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अब एक बात और ध्यान रखना है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा किसने? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहलाने वाले या सबसे पहले कहने वाले कौन थे? तो ध्यान रखें, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा सबसे पहले किसने कही? ठाकुरदास भार्गव ने कही थी। ठाकुरदास भार्गव के द्वारा सबसे पहले प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। अगला बिंदु लगे हाथ, एक बात मैं और भी बता दूं कि प्रस्तावना को सबसे पहले ठाकुरदास भार्गव ने कहा। फिर ध्यान रखें 1967 में एक कोर्ट में विवाद चला था, जो भारतीय संविधान में गोलकनाथ बनाम
पंजाब राज्यवाद। में सर्वोच्च न्यायालय ने भी, किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो सुप्रीम कोर्ट का केस था, और उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं ये कहा कि प्रस्तावना वास्तव में संविधान की आत्मा है और प्रस्तावना को पढ़ने से हमें संपूर्ण संविधान के दर्शन हो जाते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय में उस समय जो CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उसका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान। क्या नाम था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान की अगुवाई में इस वाद की सुनवाई हुई और उसमें प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया था। अगला पॉइंट इसमें यह रहेगा कि इसके बाद और किन व्यक्तियों ने इससे संबंधित स्टेटमेंट दिए हैं लगे हाथ। हम मैं ये भी बता दें कि भीमराव अंबेडकर ने, किसने? भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अब आपको कमेंट बॉक्स में नीचे ये लिखना है कि अनुच्छेद 32 में किसका उल्लेख है। तो भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। उसी प्रकार ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को राज्यों की आत्मा कहा। किसने? ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा। उसी प्रकार K.M. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि प्रस्तावना को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा। ये बातें कहने वाले थे K.M. मुंशी। तो ये बातें हम नोट डाउन करेंगे। उससे पहले इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लें जो आपके बोर्ड पर दिखाई दे रही है, या फिर इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। तीनों बातें हम लगे हाथ वो अगले पेज पर लिखेंगे। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप इसका अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। इस वीडियो को आप दो या तीन बार अच्छे से पढ़ेंगे तो प्रस्तावना के जितने भी कंटेंट हैं वो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। और भारतीय संविधान के बारे में हम अगर 11th और 12th क्लास में नहीं जानते हैं तो हम फिर कब जानेंगे। भारत का संविधान है, इसके बारे में हम पूरी की पूरी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। इस वीडियो को जो भी राजनीति विज्ञान से संबंधित वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो 2-3 बार अच्छे से जरूर देख लें जब भी आपको टाइम मिले। B.R. अम्बेडकर ने भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। इस बात को ध्यान रखें। वैसे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो एक तो ठाकुरदास भार्गव के द्वारा सबसे पहले कहा गया और उसके बाद में 1967 में सर्वोच्च न्यायालय जिसके मुख्य न्यायाधीश उस समय के
मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान स्वयं ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। अब एक बात और इसमें ध्यान रखने वाली है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा। किसकी? राज्य की, संविधान की नहीं, राज्य की आत्मा कहा। ये आत्मा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है हम एक ही जगह पर लिख देते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ये सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं अच्छे से? उसके बाद KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। KM मुंशी ने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किसको? प्रस्तावना को। KM मुंशी ने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा। जन्म कुंडली। उसके बाद अगला जो पॉइंट रहेगा वो हमारा रहेगा 1960 में बेरुबारी यूनियनवाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग या भाग नहीं माना। इस बात को आप ध्यान रखें। 3-4 पॉइंट ये हो गए कि BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा का, ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा का, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने प्रस्तावना को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा। अब देखिएगा यहाँ जो बात लिखी गई है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, इन शब्दों का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यह होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी अन्य देश के दबाव में नहीं है या किसी अन्य देश के नियंत्रण में नहीं है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है वह देश जो अपनी संप्रभुता, जो अपनी सॉवरेंटी की रक्षा करना जानता है अच्छे से, जो अपने सॉवरेंटी या अपनी संप्रभुता की रक्षा खुद करता है, आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी भी दूसरे देश के नियंत्रण में नहीं है, उस देश को हम कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश। तो भारत भी ऐसा ही देश है, लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक का मतलब यह होता है, लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि जिस देश के शासनाध्यक्ष का या जिस देश की शासन व्यवस्था में जनता भागीदार होती है। जैसे अब्राहम लिंकन की परिभाषा आप सबको याद है कि जनता का शासन जनता द्वारा जनता के लिए चुना जाता है, ये वाली परिभाषा हो, या ये वाले जो लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ होता है कि जनता का शासन होता है और जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करती है, इस प्रकार की व्यवस्था कहलाती है लोकतांत्रिक व्यवस्था। गणराज्य, जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष, जिस देश का संवैधानिक प्रमुख अगर उस देश की जनता द्वारा या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उसे गणराज्य कहते हैं। तो शॉर्ट शब्दों में, जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष जिसका चुनाव होता हो, चाहे वो अप्रत्यक्ष हो चाहे वो प्रत्यक्ष हो, उस देश में गणतांत्रिक व्यवस्था होती है। और भारत में ऐसा ही है,
भारत, अब आपको एक प्रश्न कमेंट बॉक्स में और लिखना है कि भारत गणतंत्र कब बना था, ये जानकारी लिखनी। ये पीछे वाली वीडियो में हम इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं कि गणतंत्रात्मक देश किसे कहते हैं या गणराज्य किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। तो ये वाली इसकी जन्म कुंडली का। फिर देखिएगा 1960 में बेरूबारी यूनियनवाद आया। बेरूबारी यूनियनवाद सुप्रीम कोर्ट में चला और उसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना ही नहीं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है ही नहीं। फिर क्या होता है देखिए 1973 में, सब जानते हैं, सबसे बड़ी बेंच 13 जजों की बेंच बैठी और ये सबसे बड़ा मुकदमा था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, भाग्यांग नहीं माना, मैं ऊपर लिख लेता हूं यहां, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, केरल राज्य वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग या भाग मान लिया गया। उन्नीस सौ 73 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग या भाग मान लिया गया था। इसको आप नोट डाउन करें जल्दी से, फटाफट नोट डाउन करें। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग या भाग माना गया। न केवल अंग या भाग माना बल्कि संसद को संशोधन करने की शक्ति भी दे दी गई। तो बल्कि न केवल भाग माना बल्कि संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति दी गई। तो आगे इसका जो पॉइंट रहेगा, न केवल भाग माना तथा इसी वाद में, यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में, इसी वाद में संसद को प्रस्तावना में संशोधन करना, यानी कि संशोधन करने की शक्ति दी गई। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर ध्यान रखें, प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है और वो संशोधन हुआ 42वें संविधान संशोधन 1976 में, एक ही बार। और उसमें कितने शब्द जोड़े गए? 4 शब्द जोड़े गए थे उसमें, ध्यान रखें ना, 4 शब्द। हम कभी कभार बोलते हैं कि 3 ही शब्द जोड़े गए थे, मैं बताऊंगा 4 शब्द कौन कौन से। 4 शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में पहली बार व
एकमात्र संशोधन किया संशोधन हुआ जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। कितने शब्द? भारतीय संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसमें प्रस्तावना में पहली बार और अभी तक एकमात्र संशोधन हुआ है जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 4 शब्द जोड़े गए थे। वैसे कभी कभार हम 3 शब्दों पर ही काम चला लेते हैं कि 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, लेकिन और शब्द भी तो जोड़ा गया था, ये भी तो एक शब्द है, तो ये शब्द भी जोड़ा गया था। इस प्रकार अगर प्रश्न आ जाए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में कितने शब्दों को जोड़ा गया, तो उस समय 4 शब्द थे। या फिर बोले कि कौन कौन से शब्द नहीं जोड़े गए थे या कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो 3 शब्द ये दे देंगे और एक कोई दूसरा दे देंगे, तो उसमें से आपको छांटना होता है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब ध्यान रखें, समाजवाद किसे कहते हैं? समाजवाद का अर्थ क्या होता है कि राज्य के जितने भी संसाधन होते हैं, तो राज्य के समस्त संसाधनों पर उस राज्य का अधिकार होता है। तो जितने भी संसाधन होते हैं, तो संसाधन कैसे, किसके संसाधन, उस पर किसका अधिकार होता है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे कि समाजवाद होता क्या है। तो देखिएगा, मैं यह परिभाषा लिख देता हूं इसकी। समाजवाद है संसाधन के समस्त साधनों पर या राज्य के समस्त संसाधनों पर, राज्य के समस्त संसाधनों पर राज्य स्वयं का नियंत्रण हो या राज्य के अधीन हो। नियंत्रण हो, उसे हम क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं। तो समाज के या राज्य के जितने भी संसाधन होते हैं, उन संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण हो, उसे समाजवाद कहा जाता है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ यह होता है कि भारत का कोई राज धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देगा, ये होता है समाजवाद। आपके पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है? भारत का कोई राज धर्म नहीं है, भारत समस्त धर्मों का समान संरक्षण करेगा, समान महत्व देगा। अखंडता मतलब भारत की संप्रभुता। अखंडता का मतलब है भारत जितने भूभाग हैं, उस भूभाग के प्रति या उस भूभाग को लेकर भारत हमेशा स्टिक रहेगा। भारत की अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे कैसा भी देश हो, ये होता है। तो ये शब्द जोड़े गए थे, इस चीज को आप नोट डाउन करें। उसके बाद में प्रस्तावना में 2-3 शब्द और आते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और ये बताएंगे कि प्रस्तावना में भारत का उल्लेख कितनी बार हुआ, प्रस्तावना में नागरिक का उल्लेख कितनी बार हुआ, प्रस्तावना में व्यक्ति का उल्लेख कितनी बार हुआ, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, कितने प्रकार के न्याय हैं और प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात कही गई है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये फटाफट आप नोट डाउन करें, उसके बाद मैं इसको रफ करता हूं। कभी कभार प्रश्न कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है, प्रस्तावना में व्यक्ति शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है, प्रस्तावना में नागरिक शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है,
प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है, प्रस्तावना को कब लागू किया गया, प्रस्तावना को लागू करने की तिथि क्या थी, इसके बारे में ऐसे सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो इसके बारे में संक्षेप से अध्ययन कर लेते हैं। पहला रहेगा पॉइंट, प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है? संपूर्ण प्रस्तावना को पढ़ने के बाद में भारत शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में 2 बार है, केवल 2 बार। प्रस्तावना में व्यक्ति शब्द का उल्लेख कितनी बार है? केवल 1 बार है। प्रस्तावना में नागरिक शब्द का उल्लेख कितनी बार है? केवल 1 बार। प्रस्तावना में लोग शब्द का उल्लेख, लोग, कंपटीशन एग्जाम में ऐसे प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं और हम कुछ समय में सब कुछ आते हुए भी हम वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 1 बार। अब देखिएगा, प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय के प्रकार, प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय के प्रकार। देखिएगा, प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार का प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सा? सामाजिक, यानी कि प्रस्तावना में उल्लेख है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। ऐसे प्रश्न बनते हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब कि सरकार की समस्त योजनाएं जितनी भी होती हैं वो समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे, सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय, समाज में जो गरीबी और अमीरी की जो खाई है उसको पाटने का काम किया जाए, तो गरीबी और अमीरों की जो विषमता है उसको कम करने का प्रयास गवर्नमेंट करेगी। वैसे ये आर्थिक न्याय, आर्थिक समानता दिलाना संभव नहीं है, लेकिन उसको कम करना। राजनीतिक न्याय का मतलब ये होता है कि समाज की, राज्य के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार हो और मत देने का समान अधिकार हो। जैसे भारत का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है, उसको भी एक मत देने का अधिकार है, और एक आम नागरिक होता है उसको भी मत देने का, यानी कि एक मत देने का अधिकार होता है। तो यह राजनीतिक न्याय है। सबको उम्मीदवारी पेश करने का अधिकार होता है, तो इस प्रकार ये राजनीतिक न्याय। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। उसी तरह हम लेंगे प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रताएं। तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। वर्तमान में शुरुआत में 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन उसको एक को हटा दिया गया था। उसके बाद अभी जो है वो 6 स्वतंत्रताएं। लेकिन ध्यान रहे, प्रस्तावना में हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। वो कौन कौन सी हैं? तो पहली है विचार, विचारों की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। धर्म और उपासना, ये हमें स्वतंत्रताएं दी गई है। किसमें? प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की।
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये भारतीय संविधान में उल्लेखित है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में कितने प्रकार की समानताओं की बात है। तो अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता, इसके बारे में हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, इसको पहले आप नोट डाउन करें। प्रस्तावना में उल्लिखित समानता, समानता दो प्रकार की समानताओं का उल्लेख है। अवसर की समानता, प्रत्येक व्यक्ति को बराबर के अवसर मिलने चाहिए, अवसर की समानता। और दूसरा है प्रतिष्ठा की समानता, सभी व्यक्ति को अपनी इज्जत प्यारी है, सभी व्यक्ति को प्रतिष्ठा बनाए रखने की स्वतंत्रता, अपनी गरिमा बनाए रखने की स्वतंत्रता है। तो प्रतिष्ठा की समानता ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखी गई है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि प्रस्तावना को कब लागू किया गया, इसकी दिनांक क्या थी। तो प्रस्तावना को लागू करने की दिनांक थी 26 नवंबर 1949 और इसकी तिथि पूछी जाए तो तिथि, मिति, मार्ग शीर्ष, शुक्ल सप्तमी, विक्रम संवत 2006। इस दिन हमारी प्रस्तावना या संविधान पूरी तरह से बन करके तैयार हो गया था। ये डेट है कि संविधान पूरी तरह से बन करके कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को। और उस दिन क्या तिथि पड़ती होगी, तो मिति, मार्ग शीर्ष, शुक्ल सप्तमी, विक्रम संवत 2006। इस बात, ये सारी प्रस्तावना है और प्रस्तावना के बारे में हम अभी विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। और एक बात आपको ध्यान है कि प्रत्येक बुक के पीछे जो हमारी उद्देशिका होती है, उस उद्देशिका को आपको याद करना होगा। हम भारत के लोग वाली, और उस प्रस्तावना को हम भारत के लोग हैं वो अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मा अर्पित करते हैं। यहाँ तक हम भारत के लोग से लेकर पूरी प्रस्तावना को आप याद करेंगे अच्छे से। प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम प्रस्तावना तो याद होनी ही चाहिए, नहीं तो फिर आप की शिक्षा है वो व्यर्थ है। प्रस्तावना याद नहीं है, प्रतिज्ञा याद नहीं है, तो फिर मामला सारा गड़बड़ होता है। और संविधान याद नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रस्तावना जरूर याद करेंगे। नमस्कार।